अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गोहर अमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही मशहूर मरूफ नावल पर, जिस नावल का नाम है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही बड़ा शाहकार नावल है, जिसकी अहमियत, जिसकी पहचान से आप सारे वाकिफ़ हैं। आज हम इसका रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थॉमस हार्डी के बारे में। थॉमस हार्डी बहुत ही मशहूर मरूफ और नावलिस्ट हैं। बेसिकली ही इज़ द पोइट ऑफ अ लेटर विक्टोरियन पीरियड, और उसका बहुत बड़ा एक नाम है। उसकी वजह शोहरत ये है, उसने नेचर का एक बहुत ही सख्त रोल जो है वो लोगों के सामने पेश किया, और उसने बताया कि नेचर का एक ज़ालिमाना और जो उसकी हैवी साइड है वो किस तरह इंसान के मामलात पर और उसकी डीलिंग पर असरअंदाज होती है। बेसिकली जो उसकी अप्रोच है लाइफ के मुतल्लिक या दीगर चीज़ों के मुतल्लिक, इट्स अ पेसिमिस्टिक, वो नाउमीदी वाली, कनूतियत जिसे उर्दू में कहते हैं, मायूसी की सोच, इस एंगल से, इस नुक्ता नज़र से ज़िंदगी को देखना, ज़िंदगी के मामलात को देखना, इस हवाले से थॉमस हार्डी बहुत मशहूर मारूफ है। उसका ये जो नावल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, इस नावल की सबसे पहले मैं आपके सामने समरी पेश करता हूँ। जिस नाम पर यह है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, इसमें नेटिव से मुराद जो है वो है क्लेम यू ब्राइड। क्लेम यू ब्राइड फ्रांस से वापस आता है। नावल की जो हीरोइन है अस्टेशिया, उसके साथ उसका अफेयर चलता है, उनकी शादी हो जाती है, और उसकी जो वालदा होती है मिसेस यू ब्राइड, वो उसको मना करती है कि आप इसके साथ शादी ना करें, अब बाद में पछताएंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं करूँगा। उसके बड़े प्लान्स होते हैं। ही इज़ अ बेसिकली हीरो ऑफ द नावल। अब उसकी बड़ी अच्छी सोच होती है कि मैं इस माशरे में जिसमें मैं रहता हूँ, मेरा जो गाँव है, यहाँ मैं तालीम को उजागर करूँगा। लेकिन यहाँ पर यही वो थॉमस हार्डी कहता है कि एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है। होता ये है कि उसके बाद में उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, और वो बजाय कि वो एजुकेशनिस्ट बने, अपने इलाके में वो तालीम का काम करे, वो लकड़हारा बन जाता है। और इस तरह आखिर में अस्ट्रेशिया से उससे अलहदगी हो जाती है, अस्ट्रेशिया की डेथ हो जाती है, और फिर आखिर में तंग आकर एक लकड़हारा और बाद में मुबल्लिग बन जाता है और प्रीचिंग शुरू कर देता है। ये थी जी इस नावल की शॉर्ट समरी जो मैंने आपके सामने पेश की है। अभी हम बात करेंगे इस नावल का थीम क्या है। इस नावल का सबसे पहला जो थीम है वो है रोल ऑफ नेचर, यानी समथिंग इज़ सुप्रीम। एक सुप्रीम पावर है जो हमें वाच करती है, जो हमारे मामलात पर असरअंदाज होती है। यानी इंसान प्लानिंग करता है किसी काम करने की, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है, कभी किस्मत का किरदार होता है जिसे हम तकदीर कहते हैं, लक कहते हैं। उसके असरअंदाज होने की वजह से हमारा प्लान्स पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाते। अगर आप हकीकी ज़िंदगी में देखें तो उसमें यह भी होता है कि कोई चांस या जो नेचर होती है वो आपको फ़ायदा भी देती है। यानी जिसे कहते हैं कि उसका जुगाड़ लग गया या उसने कामयाबी हासिल कर ली, यानी वो मेहनत नहीं करते लेकिन किस्मत की वजह से, तकदीर की वजह से उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। लेकिन थॉमस हार्डी की राइटिंग में नेचर का या चांस का जो भी किरदार है वो मनफी किरदार है। यानी ये इंसान को नाकाम करेगी, उसको मायूस करेगी और उसको कहीं तबाह करेगी। ये है रोल ऑफ नेचर। और इसमें एक और जो है इसका थीम, वो इडिपस कम्प्लेक्स है। इसमें जो क्लेम यू ब्राइड का अपनी माँ के साथ ताल्लुक़ है वो बहुत ही, यानी एक आप जिसे शाहवानी किस्म का कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इडिपस कम्प्लेक्स। यानी उन दोनों के आपस में इतनी क्लोजनेस हो जाती है, अगरचे वो नाराज़ भी होते हैं, कि उनके जो बाकी रिश्ते हैं, बाकी मामलात हैं, वो उससे मुतासिर होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस कंसेप्ट इडिपस कम्प्लेक्स। ये भी इस नावल में डिटेल से बयान किया गया है। इसके अलावा अगर हम नावल की जो बाकी खुसूसियात हैं उन पर बात करें तो एक इसका राइटिंग स्टाइल है वो बहुत कमाल का है। इसमें जो थॉमस हार्डी ने राइटिंग इस्तेमाल की है बहुत ही कम्प्लेक्स है, यानी बड़े बड़े जुमले हैं, लेकिन इसका चार्म, इसका टेस्ट ऐसा है कि एक बार आप पढ़ना शुरू कर दें तो आप इसे कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे और आप इंजॉय करेंगे। इसमें दूसरी जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, सिमिलीज, मेटाफर, इट्स अ वंडरफुल कलेक्शन, इट्स अ ब्यूटीफुल, वी लव टू रीड इट। हमें मज़ा आता है, हम इंजॉय करते हैं इनको पढ़ने में और इसको एक्सप्लोर करने में। और दूसरा अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, इसमें भी थॉमस हार्डी का बहुत ही बड़ा कमाल है। उसने इंसानी एहसासात को, इंसानी फीलिंग्स को, महसूसात को इस तरह बयान किया है, इट्स अ वेरी क्लोज टू द रियल लाइफ।
یعنی ہمیں نہیں یہ محسوس ہوتا کہ وی آر ریڈنگ اے ناول، کوئی ہم فکشن پڑھ رہے ہیں یا خیالی افسانہ یا کہانی پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو زمین پہ ایگزسٹ کر رہی ہے، جو زمین پہ موجود ہے۔ اس طرح کی فیلنگز ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اچھے رائٹر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہانی میں حقیقت بھر دے، حقیقت پیش کر دے۔ اس کے علاوہ جو کریکٹر پورٹریل ہے وہ بھی تھامس ہارڈی کا کمال ہے۔ اس کے لکھنے کا سٹائل، الفاظ کا چناؤ اس کا اتنا خوبصورت ہے کہ یہ کہانی آپ کے ذہن میں ایسے نقش ہو جاتی ہے کہ گویا کہ آپ نے حفظ کر لی۔ اس خوبصورتی کے ساتھ اس نے اپنے پلاٹ کو، اپنی سیٹنگ کو کنٹینیو کیا ہے۔ اور دوسرا اس میں اب سینسز کی بات کریں تو اس میں بھی تھامس ہارڈی پیچھے نہیں رہا۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی 5 حصے ہیں، 5 سینسز ہیں، وہ ساری اس میں استعمال کی گئی ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی تھامس ہارڈی نے اس خوبصورتی سے محسوس کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس طرح پتوں کی سرسراہٹ ہے، پانی کے بلبلے ہیں، پانی کا گرنا، پرندوں کی آواز ہے، سورج کی کرنیں ہیں، سورج کی روشنی ہے، دروازے کو کھولنا بند کرنا، وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کا انسانی فیلنگ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، وہ انسانی زندگی پر کس طرح اپنا ایک انفلوئنس رکھتی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی تھامس ہارڈی نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے جو پاؤں پہ جب چڑھتے ہیں تو وہ فیلنگز آتی ہیں، اس کو بھی اس نے ناول میں بڑے مزے سے بیان کیا ہے۔ آخر میں کہوں گا کہ اٹس ون آف دا ونڈرفل ناول۔ مجھے بڑا مزہ آیا جب اس ناول کو میں نے پڑھا۔ پہلے تو میں شروع کرنے سے ڈر رہا تھا، لیکن جب میں نے شروع کیا، جب تک یہ ختم نہیں ہوا اس وقت تک بے چینی اور ایک تڑپ، ایک کیوریاسٹی رہی ہے۔ میں آپ سب کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس ناول کا ضرور مطالعہ کریں۔ اٹس ون آف دا ونڈرفل ایکسپلورنگ آف لائف۔ یہ آپ کی بہت ہی بڑی مزے کی کہانی ہوگی۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس طرح مزے کی بک ریویوز، دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ تھینک یو۔